हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। ठीक है, बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि मास्क लगा करके जाना है और वापस से आएँ तो फिर हाथ मुंह पाँव जितने हैं वो धो लीजिए भाई। ठीक है, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है इस समय। चलिए तो वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर हम विमाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने विमाओं के 2 अनुप्रयोग देख लिए हैं। पहला जिसमें हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तन को समझ रहे थे। दूसरे वाले में हमने देखा था कि अगर किसी भौतिक राशि का सूत्र दिया हुआ है तो उसे विमीय आधार पर हम कैसे जांच सकते हैं कि वह दिया गया सूत्र सही है या फिर गलत है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करने को भी दिए थे, उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे। वीडियो लगातार देखें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लगातार देखें। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बनाए गए वीडियो हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा बन सके। ठीक है, आज हम तीसरा और इसका देखा जाए तो अंतिम अनुप्रयोग है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर अनुप्रयोग के ऊपर आईआईटी और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आज हम सवाल डिस्कस करेंगे। देखिए भाई क्या है हमारे पास में, तो क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या, टॉपिक समझिएगा। विमीय पद्धति के आधार पर विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इंग्लिश में अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो ये कुछ होगा इस तरीके से, deducing the relation among क्यों यूज किया, क्योंकि 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, among various physical quantities। अब इस चीज को समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, अगर हमें पता है कि कोई एक भौतिक राशि कितनी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उन भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। वापस से सुन लीजिए, अगर हमें पता है कि कोई एक भौतिक राशि अन्य कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, उनके बीच में एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। किसकी सहायता से? सीधी सी बात है, डायमेंशन के आधार पर, है ना। जैसे आप सभी को पता है, एक सिंपल सा बताता हूं कि हमें पता है कि किसी भी पिंड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, मतलब उसके मास पर निर्भर करती है और उसकी वेलोसिटी पर निर्भर करती है, उसके वेग पर डिपेंड करती है। यही चीज है। ठीक, अगर मेरे को ये चीज पता है तो मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये सारे के सारे तीनों अनुप्रयोग जो थे, तीनों एप्लीकेशन जो थी बच्चों, वो क्या थी? क्वेश्चन के लिए थी। और 2 अनुप्रयोग जो आपने पढ़े वो देखा जाए तो आईआईटी या नीट में नहीं पूछे जाते, लेकिन 11th के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला अनुप्रयोग जो आप देखेंगे एप्लीकेशन, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसी के साथ में ये नीट, आईआईटी, एम्स जैसी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम वो क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके मतलब पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर या चाल पर निर्भर करती है, तब इनके मध्य
संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। अब सवाल बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, if the kinetic energy of any object depends on mass and velocity, then deduce the formula among these quantities, then deduce the formula among these quantities। कुछ इस तरीके से बोला जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, सॉल्यूशन का पैटर्न पकड़ लो, सॉल्यूशन का पैटर्न पकड़ लो और उसी पैटर्न को आप हर बार फॉलो करोगे, आपको आंसर देखने को मिलेगा बच्चों। देखिए किस तरीके से वो क्या क्या बोल रहा है उस चीज को समझिए। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, लेट्स सपोज करो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को मैं ई से रिप्रेजेंट करूं, तो वो बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो निर्भर करती है द्रव्यमान पर, m के ऊपर, ये बोल रहा है वो, ठीक है। लेकिन ये गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के वर्ग के समानुपाती है या द्रव्यमान के ही समानुपाती है या फिर इसके तृतीय घात, मतलब इस द्रव्यमान के कितनी घात आए, इस मास के कितनी पावर आए, ये नहीं पता, ठीक है। अब अगर नहीं पता तो फिर हम इसको लिख देंगे a, और हमें ये भी नहीं पता कि ये प्रोपोर्शनल है या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमें बस इतना ही पता है कि इसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर प्रोपोर्शनल है। तो हम एक बार के लिए प्रोपोर्शनल लेंगे, लेकिन एंड में जाकर के आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप को ही एडजस्ट करता है। समझते हैं। देखिए तो पहला तो ये बोल रहा है कि किस द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करिए, दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी के ऊपर भी निर्भर करिए, तो हमने बोला वेलोसिटी v और इसकी पावर क्या बना दी, b बना दी, और हमें नहीं पता कि a और b क्या है, ठीक है। तो हम इनके लिए काम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन बनी है हमारे पास में, तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला भैया, E समानुपाती प्रोपोर्शनल m की पावर a v की पावर b। सिंपल सा था, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इस चीज को आप सभी को पता है, नहीं पता है तो समझिए, जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, मतलब इस चीज को हटाते हैं, समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, तो एक नियतांक लगता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। हम उस कांस्टेंट को k मान सकते हैं, c मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्फाबेट में कौन सा लेटर चूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली कैपिटल के या स्मॉल के या फिर c को यूज किया जाता है, ठीक। तो हमने बोला आगे देखिए, उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दिया। वो कांस्टेंट क्या मान लिया, मैं k मान रहा हूँ। अब ये m की पावर a है और v की पावर b है, ठीक। अब ये हमारे पास में समीकरण आ गया और इस समीकरण को हमने बोला कि ये तीसरे नंबर का समीकरण। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है इस a और b को कैलकुलेट करना कि वास्तविकता में a और b क्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आपको a और b ज्ञात करना है, k नहीं ज्ञात करना, ठीक है। k नहीं ज्ञात करना, ये बात ध्यान रखना, k को आप कैलकुलेट नहीं करोगे, वो तो हम अगर हमें पता होगा तो हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। चलो काम करते हैं। अब ये किस तरीके से किया जाएगा, तो हम बोलेंगे विमीय पद्धति का उपयोग कीजिए। तो हमने बोला यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों के आधार पर, भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों के आधार पर। हाँ भाई, क्या होगा वो समझिए बच्चों। ई ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा क्या होती है पता होना चाहिए। अब m1L2 t की पावर -2 ये होती है, सभी को पता है। m1L2 t-2 देख लीजिएगा, वैसे मेरे को यही पता है, ठीक। चलिए k ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, k की कोई विमा नहीं है। हम उन्हीं भौतिक राशियों के लिए काम करेंगे जिनके नियतांक की कोई विमा नहीं होती, ठीक। अब m की पावर a, m द्रव्यमान, मास होता है m1 और इसकी पावर कितनी दे रखी है बच्चों, a। फिर आगे चलो, v वेलोसिटी है, वेग, L1 t की पावर -1 यही होता है ना, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, b। इसी तरीके से चलो आगे काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, गौर कीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, m a हो गया, L b हो गया और t की पावर -b हो गया। मेरे हिसाब से यही आ रहा है, देख लो,
ठीक है, यही बैठ रहा है। चलिए काम करते हैं। और ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐसा का ऐसा ही चल रहा है ना, m1l2 t की पावर -2, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखेंगे LHS को और RHS को, LHS और RHS, तो MLT तो दोनों तरफ है, लेकिन इनकी घातें अलग अलग हैं, इनकी पावर जो आप देखोगे वो अलग अलग है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन करना है, पावर्स का तुलना करनी है। तो हमने लिखा तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग। ठीक है, और कंपेयर भी उस चीज से करो जिससे वैल्यू जल्दी निकले, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही दिमाग लगाना है इस समय, अब 11th में आ चुके हो, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, वैसे तो हर एक क्लास में लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है जिससे वैल्यू जल्दी निकले। हालांकि ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, तो कुछ भी ले लोगे वैल्यू निकल ही जाएगी, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, तो आपको वो देखना है, उसकी तुलना सबसे पहले करनी है जिससे आंसर जल्दी निकले, ए और बी की वैल्यू जल्दी निकले। ठीक है, तो हमने क्या देखा, m की पावर देखी, m की पावर से मेरे को क्या मिला, इस तरफ 1 है m की पावर और इस तरफ a है, तो तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, a इज इक्वल टू कितना, 1 आ रहा है। और ऐसे ही b देखोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर t से तुलना करोगे, t की घात तुलना करोगे तो क्या होगा, -2 माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, वापस से इतना ही आएगा क्या, इसका मतलब सही है। इसे कह दिया समीकरण नंबर 4 और 5, है ना, 4 और 5 दे दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, हम a और b की वैल्यू उठा करके कहाँ पटकेंगे, 3 में पटकेंगे, काम खत्म। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन 3। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलो रख दिया, क्या मिलेगा, e बराबर देखो k ऐसा का ऐसा हमें नहीं पता। ठीक है, m की पावर देखो कितनी है, 1, और v की पावर देखो b है, और b की जगह कितना लिखेंगे, 2। ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, E इज इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, यही फॉर्मूला है, यहां तक करके छोड़ दो, इतना ही पूछा था उस देवता ने, उस क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था, हमने काम कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं, भगवान करे वीडियो नहीं लाओ, अब अगर आप चाहते हैं कि आप आगे और सॉल्व करें तो हम ज्यादा से ज्यादा k का वैल्यू और पुट कर सकते हैं। वो कैसे, तो हमने लिखा फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, या फिर विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से। किसके माध्यम से, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से k का मान क्या प्राप्त होता है, 1/2। ठीक है, विभिन्न प्रयोगों से हमें k की वैल्यू कितनी मिलती है, आप सभी को फॉर्मूला पता है। अब फॉर्मूला पता है तो अगर वैल्यू पता होगी, वैल्यू पता है तो आपको k का मान अगर रखना है तो फिर आपको ये लाइन लिखनी है ना, अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फिर क्या होगा, E इज इक्वल्स टू k की जगह कितना वैल्यू पुट करोगे, हाफ, और ये क्या हो जाएगा, mv²। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है क्या, आ गया। अगर आपको ये वैल्यू k की नहीं पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उसने ये पूछा ही नहीं थी, लेकिन हमें पता था इसलिए मैंने उतार दी। नहीं पता है तो फिर यहाँ पे करके छोड़ दो, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई रिलेशनशिप दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस रिलेशनशिप को फॉलो करना है और एक एंडिंग फॉर्मूला उनके सामने उठा करके पटक देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि नीट और आईआईटीज में ये कैसे क्वेश्चन आता है। वो बोलता है कि गतिज ऊर्जा जो है वो m की पावर a है और v की पावर b पे डिपेंड करती है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला वो पहले से देगा, ऐसा कोई फॉर्मूला वो पहले से ही देगा और बोल देगा E एनर्जी है, m मास है और v वेलोसिटी है। इतना सब कुछ वो बोल देगा। अब क्या पूछेगा, वो पूछेगा a और b की वैल्यू कैलकुलेट करो। a और b की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आईटी और नीट दोनों में पूछे गए हैं। अभी उतारो, अपन लेवल अप पे भी चलेंगे इसमें, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जाता है बच्चों।
उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई। सिंपल सा टास्क है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको फॉलो करना है, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको फॉलो कीजिए, हमारा फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। चलो अब आगे काम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डील करें। और ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे कि ये फॉर्मूला आपके पढ़ा हुआ है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में ये करवाया है। तो घर पे सभी ठीक? एकदम बढ़िया। मैंने मेरे एक आध दोस्तों से पूछा कि क्या कर रहे हो लॉकडाउन के अंदर, बोल रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं हम तो। वेट करते हैं कैसे 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्रिकेट खेलते हैं। मैं कहा ये बढ़िया काम है, या हम एक ही रूम के अंदर बैठे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड है ये। सवाल क्या बोल रहा है कि किसी भी पेंडुलम का, पेंडुलम तो सभी जानते हो आप, है ना, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल, वो पेंडुलम का जो धागा है उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको उसके बीच में क्या निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है। आप सभी को पता है, देखना आपको पता चल जाएगा एंड में कि हाँ ये फॉर्मूला तो लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या बोल रहा है कि किसी सरल आवर्त गति, अब ये चीज आप पढ़ोगे, सरल आवर्त गति, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको SHM। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पता चल जाएगा बाद में आपको। ठीक है, हाँ भाई, किसी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड, मतलब पेंडुलम हो गया वो, का आवर्तकाल कैपिटल T, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। संबंध स्थापित कीजिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, अब तो संबंध स्थापित कीजिए, डेड्यूस द फॉर्मूला अमंग द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको क्या करना है, इन तीनों क्वांटिटी के बीच में कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला बना करके बता दो हमें। ठीक है, ऐसा ही कुछ पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना चालू करते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं जल्दी से थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। क्या बोल रहा है, आवर्तकाल T, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहली लंबाई के ऊपर, तो हमने बोला L के ऊपर, लेकिन कितना वो नहीं पता, तो हमने लिख दिया A। फिर यही आवर्तकाल T डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर, G के ऊपर, लेकिन कितना ये नहीं पता, तो हमने बना दिया भी। ठीक, इन दोनों को क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, मतलब समीकरण 1 व 2 से, यही तो करते हैं। क्या किया था बच्चों, T समानुपाती L की पावर A और G की पावर B, बताओ यही किया था क्या। फिर इसको हटाया था हमने, तो क्या किया हमने, T बराबर क्या लिखा, K L की पावर A G की पावर B, बताओ भाई यही किया था क्या, ऐसा ही किया था ना। इसे क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, हमें A और B चाहिए। क्या चाहिए, A और B चाहिए। चलो काम करना चालू करते हैं। क्या पता होनी चाहिए, विमा। ठीक है, चलो, तो मेरे को तो पता है ना। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आवर्तकाल है, समय होता है T1 होगी, लंबाई की L1 होगी, गुरुत्वीय त्वरण ही था L1 T-2, L1 T-2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने बोला किससे, विमीय पद्धति के आधार से। लिख लोगे ना, विमीय समीकरण का उपयोग करते हुए, लिख लीजिएगा, विमीय समीकरण का उपयोग करते हुए, यूजिंग डायमेंशनल फार्मूलाज, लिख लीजिएगा।
क्या होगा भैया, देखो यहाँ पर इस तरफ इसकी तो T1 ही रह जाएगी, यही है विमा, है ना। T1 का मतलब m की पावर 0 है और l की पावर 0 है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आवर्तकाल में ना तो द्रव्यमान होता है ना ही लंबाई होती है, और t की पावर 1 ये है। मैंने आपको T1 ही लिखाया होगा, इसका मतलब इन दोनों की पावर कितनी थी, 0 थी। फिर k की कोई विमा नहीं होती है, l की विमा कितनी, L1, और इसकी पावर कितनी लिखने वाले हैं, a। g गुरुत्वीय त्वरण L1 t की पावर -2, और यहाँ पर पावर कितना लगा दोगे, b लगा दो, ठीक है। तो अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LA, अंदर मल्टीप्लाई करो ना, फिर यहाँ पर होगा LB और t की पावर -2b। बताओ कहीं गलत हूँ क्या, यही तो है, ये ऐसे ही तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब क्या होगा, देखो इसमें कहीं मास तो है ही नहीं, ठीक है, तो m तो 0 ही बैठा है भैया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हम देखेंगे l की पावर ab है और bb है, इसका मतलब l हो गया a प्लस b पावर के साथ में, और t की पावर कितनी है, -2b, ठीक। फाइनली ये चल रहा है, ये विमा आ रही है m0 l0 t की पावर 1। क्या करोगे, तुलना, ठीक है, तुलना करने पर, करो भाई, तुलना करो। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले उसी की तुलना करो जिससे काम जल्दी हो। तो यहाँ पे t की घात 1 है, यहाँ पर देखो -2b है, इससे b की वैल्यू जल्दी निकलेगी। तो हमने लिखा -2b इज इक्वल टू यहाँ पे 1। अरे देख लो भाई, यहाँ पे प्लस की घात है, यहाँ पे माइनस की घात है, तो ये माइनस की घात ऐसी की ऐसी t की, और ये प्लस की घात यहाँ पे बराबर में लिख दिया। बताओ भाई b की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई, मेरे हिसाब से आई क्या। चलो ये किसकी घात तुलना करी थी हमने, t की घात से। ये किसकी घात से था, t की घात से। ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब l की घात से देखो, m की घात का तो फायदा ही नहीं है। l की घात से देखो, किसकी घात से, l की घात, ठीक है, l की घात से लिख रहा हूं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा क्या। चलो b की वैल्यू उठाओ, -1/2 है, तो ये माइनस और -1/2, बताओ देवताओं कितना आएगा, +1/2 आएगा, नहीं आएगा, आया। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। 1/2 का मतलब √, होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इसे हमने बोल दिया समीकरण नंबर, वो तो था 3, ये बना 4 और ये बना क्या, 5। क्या करना है, a और b का मान उठाना है, कहाँ रखना है, 3 में रखना है। तो हमने लिखा समीकरण 3 में a तथा b का मान रखने पर, यही तो करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 3। रखो भाई, तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू, देखना k, l की पावर a है, a की जगह कितना, 1/2 √ मतलब, और t दिख रहा है ना, सॉरी t नहीं, काहे को t आएगा, g है, g, और g की पावर कितनी, b है भाई, और b की वैल्यू कितनी, -1/2। माइनस की पावर तो नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा k l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। अरे ये तो पता ही है ना, घात जब नीचे की ओर जाती है तो कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और अगर 1/2 घात है उसे √ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, √ ये चीज ध्यान में रखने लायक है ना, और ये धीरे धीरे आ भी जाएगी, फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, मैथमेटिक्स जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, आ जाएगा ये। तो t बराबर हो जाएगा k। अब 1/2 को तो हटाओ और इसकी जगह क्या लगा दिया, √ है ना, वर्गमूल L/G। बताओ भी ऐसा है कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो मैं बोलूँगा किसकी सहायता से, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बोलेंगे, है ना। k का मान में लिख देता हूँ, कि t बराबर हो जाएगा 2π, k की जगह कितना लिखा, 2π √L/G। बताओ भाई, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम करवाया था आपको। अगर आपको k का मान नहीं पता तो आप यहीं तक छोड़ करके आ जाएं बच्चों, कोई गलत नहीं निकाल सकता, दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो इस चीज को गलत निकाले, क्योंकि पूछा तो यही था, ठीक है। ये तो हमने हमारे सेल्फ नॉलेज से, कि हमें पता है भैया कि k का मान कितना होता है, तो हमने वो भी रख दिया तेरी सुविधा के लिए कि तू जान ले, और ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो, t = 2π √L/G, ये कहाँ से आया, इसके आधार पर आया, ठीक है। ये एक दिक्कत भी है विमाओं में। क्या दिक्कत पता चली, कि विमाओं की सहायता से किसी भी नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने k का मान विमा से नहीं निकाला है, मैंने k का मान कहाँ से बोला बच्चों, प्रयोगों से बोला है।
किससे बोला है? प्रयोगों से। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई पूछे ना कि विमाओं की दिक्कत क्या है, विमाओं में क्या सीमा है ना, विमा कहाँ उपयोग नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं कि नियतांकों का मान ज्ञात करने में विमा का उपयोग नहीं होता। हाँ, आप सूत्र बना दो, सूत्र बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस सूत्र में कोई नियतांक है तो उस नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते आप विमा से। ठीक है, चलो ये समझ में आया। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों। ठीक है, उतारो जल्दी से इसे, जल्दी से उतारो। अभी तो सवाल बाकी हैं अपने, बहुत सारे सवाल हैं। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन इतनी देर में। अब देखो, मौसम जो है ना बच्चों, उसमें मॉइस्चर है, और मॉइस्चर के कारण ये पॉसिबल है कि जो इंक है उसके धब्बे हो सकते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड का जो ग्लूजीपन होता है ना, शाइनीनेस, वो खत्म हो जाता है मॉइस्चर से, और इस कारण बोर्ड खराब भी होता है मॉइस्चर के कारण। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये सूत्र आपको, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, आप देखेंगे फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड होगा, थर्ड फोर्थ जो भी आप लगा लीजिएगा, है ना। चलिए, तो बोल रहा है कि किसी पिंड का अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप बाइक लेकर के चक्कर लगाते हो ना, सर्किल के चक्कर लगाने, है ना, ठीक है, तो बाइक लेकर के जब सर्किल के आप चक्कर लगाते रहते हो ना, तो वो जो सर्किल के चक्कर लगाते समय एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, विकेंद्रीय बल, एक तरीके का आकर्षण बल है ये। तो वो जो विकेंद्रीय बल है ना बच्चों, वो द्रव्यमान पर, मास पर, वेग पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ज़्यादा मत ले जाना तुम, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सेंटर है या सर्किल है, और इसके चारों ओर आप क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो जब आप इसके चारों ओर भाग रहे होते हैं तो एक फोर्स अंदर की ओर भी लगता है, एफ। ये एफ फोर्स जो है वो तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक उस ऑब्जेक्ट के मास पर, एक वो कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है जिसे हम आर बोलते हैं। इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन, फोर्स, मास पे, वेलोसिटी पे और डिस्टेंस के ऊपर, या त्रिज्या बोल दो आप, प्रतिपथ की त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, तो इसको अपन वापस से करते हैं। चलो वीडियो चेक कर लेते हैं। ओके, लॉक्ड ही है। हाँ देखो, तो क्या बोल रहे थे अपन कि किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F पिंड के द्रव्यमान, वेग तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संबंध स्थापित करो। ठीक है, क्या स्थापित करना है, संबंध, रिलेशन जो है वो बनाना है। किस किस के बीच में, बल, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए जो रेडियस यूज किया जाता है उसके ऊपर।
हाँ भाई, तो क्या क्या दे रखा है, जल्दी से काम करना चालू करें क्या देवताओं। तो हमने क्या सवाल ने बोला कि बल जो है, फोर्स जो है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। मास की पावर क्या बना दी, ए बना दी। फिर यही फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, v। और हमें नहीं पता तो इसके लगा दिया b, पावर नहीं पता ना। और यही फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, और इसकी पावर को बना दिया c। देखो इस बार ABC आ गया है ना, 3 पदाएं हैं इसलिए। तो अब कितने समीकरण बनेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। तो हमने क्या लिखा, वही समीकरण 1,2 व किससे बच्चों, 3 से। क्या होगा भाई, फोर्स के लिए देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, यही है। ठीक, चलिए काम करो। तो यहाँ से होगा फोर्स इज इक्वल्स टू k लिख दीजिएगा, और फिर m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। मेरे साथ में काम कर सको या मेरे से पहले काम कर सको तो बहुत बढ़िया। और इसे बना दिया 4 इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे, विमाओं के आधार पर। तो अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ, यूजिंग डायमेंशनल फार्मूलाज लिख लीजिएगा, विमीय सूत्रों से या विमीय सूत्रों का उपयोग करके। क्या होगा, बल की विमा देखो m1 L1 t की पावर -2, यही होती है बल की विमा। आगे चलो, फिर इसके लिए देखो k की तो कोई विमा यूज नहीं कर रहे अपन। द्रव्यमान के लिए क्या बच्चों, m1 और पावर कितनी, a। फिर वेलोसिटी के लिए क्या, L1t-1, पावर कितनी, b। r रेडियस है, लंबाई होगा L1 और इसकी पावर कितनी, c। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो ABC को, क्या होगा, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b। बताओ भैया सही होगा क्या। और फिर वापस से l की पावर c। अब l 2 बार आया है, एक जगह करो तो ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c, दोनों प्लस की है ना तो प्लस आ जाएगा, और t की पावर माइनस का b। बताओ भाई हो गया क्या काम। हमें ABC याद करना है भाई। यही डन है। ठीक, चलो तुलना करो। तुलना करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तुलना। तो द्रव्यमान के लिए देखो a जल्दी से निकल जाएगा, तो हमने सबसे पहले तुलना करी इसकी द्रव्यमान वाले से, m से, है ना। m से तुलना कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है, a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। आगे देखो, आगे ये वाला करें या फिर ये t वाला देखें, तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है बच्चों, t वाला है, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। माइनस का b बराबर है किसके, माइनस के 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी बच्चों, 2। बताओ भाई a और b का काम तो एक बार में हो गया। चलो अब l से देखो क्या हो रहा है, b प्लस c बराबर कितना दे रखा है, 1। b की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू कितनी, माइनस का 1 हो गई क्या। अरे 2 को उठा करके दूसरी तरफ पटको, ये तो 1 था और ये माइनस का 2। बताओ भाई सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, a b और c। अब मैं समीकरण नहीं बना रहा हूँ भाई। a b और c की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। a b तथा c का मान किस में रखोगे, समीकरण 4 में रखने पर देखो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, f प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, के ही आएगा, के m की पावर a जो कि है 1, फिर v की पावर b जो कि है 2, फिर r की पावर c मतलब माइनस का 1। माइनस का 1 है तो मतलब इसको नीचे लिख दो आप, माइनस की पावर है ना, तो ये हो जाएगा के m v स्क्वायर और नीचे r। बताओ भाई प्लस का 1 हो जाएगी नीचे जाते ही। ये फॉर्मूला उसने पूछा था, यहां तक करके आ जाइएगा। अब के कैसे होगा, तो ये एक फॉर्मूला है बच्चों अभिकेंद्रीय बल का। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो के का मान कितना, 1 हुआ। तो हमने बोला विभिन्न प्रयोगों की सहायता से क्या लिखोगे, के का मान 1 आता है। अतः फाइनली बल का मान, अभिकेंद्रीय बल का मान, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन r। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रिपिटल फोर्स, क्या बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखोगे आप। क्लियर हो गया ये। चलिए उतारो जल्दी से,
जल्दी से उतारो, अभी तो एक आध सवाल बाकी है और फिर उसके बाद में हम वो क्वेश्चन डील करेंगे जो कि आईआईटी नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, जल्दी से काम करो। उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और फॉर्मूला है बच्चों वेलोसिटी का, वो भी ध्वनि की वेलोसिटी, मतलब साउंड के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए दिया गया है? साउंड के लिए दिया गया है कि जो ध्वनि का वेग होता है ना, वो दाब पर और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। और ये चीज़ बताने वाले साइंटिस्ट न्यूटन थे। न्यूटन ने ये चीज़ बताई थी। पहले ये बताया गया था कि ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पे निर्भर करता है। फिर न्यूटन ने बोला प्रत्यास्था को भी थोड़ा सा सही करो और इसकी जगह दाब यूज करो, प्रेशर। ठीक है, तो जो ध्वनि का वेग होता है, हालांकि इसमें भी आगे सॉल्यूशन और चेंज होता है, लाप्लास ने इसे और सही बनाया था, लेकिन अपन वही करेंगे जो अभी न्यूटन ने कहा है ना, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो उन्होंने क्या क्या बोला है अभी? उनके अकॉर्डिंग ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि की जो चाल है, वो किस पे निर्भर करती है? दाब तथा घनत्व पर निर्भर करती है, माध्यम के घनत्व पर। ठीक है, चलो काम करते हैं भैया। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 लिख दूं क्या मैं इसको? तो उस सवाल में कुछ ऐसा दिया गया है कि ध्वनि की चाल दाब तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल इनके ऊपर निर्भर करती है। अब ये देखो ये क्या है बोल रहा है, द वेलोसिटी या द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, फिर क्या करना है? संबंध स्थापित करना है, वही सवाल होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे भैया? बहुत सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो V ध्वनि की चाल वो किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितनी आएगी? A। और वेलोसिटी डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी को मैं D लिख सकता हूँ या फिर रो, और इसकी पावर को क्या बनाया? B बना दिया। ठीक है, बताओ हो गया काम? चलो अब क्या होगा, इसको हटाओ भैया। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा कि P की पावर A और D की पावर क्या? B। अब मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट काम कर रहा हूँ भैया, आप बीच में लिखते जाइएगा रामायण। अब क्या करना है? विमीय पद्धति की सहायता से इसे समीकरण नंबर 3 बना देना, ये 1 और 2 बन जाएंगे, है ना। अब काम करना चालू करो देवताओं। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वैसे इसके बीच में एक और आता है कुछ ऐसा, P की पावर A और D की पावर B। बताओ भाई ऐसे ही आता? मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो तो वेलोसिटी की विमा क्या होती है? L1 T की पावर -1। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ देवताओं, क्योंकि RBSC या फिर CBSE के एग्जाम में तो आप फॉर्मेट यूज करोगे, वो मैं बता चुका हूँ। नीट में तो जल्दी जल्दी काम करना है, IIT में तो जल्दी जल्दी काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा, के को छोड़ो भाई, के से कोई मतलब नहीं। दाब, दाब के लिए क्या होता है? F/A होता है ना। F/A करेंगे तो क्या होगा? m1L-1 T की पावर -2 करके देखिएगा। F/A दाब का फॉर्मूला क्या होता है? F/A, उससे निकालिएगा बल बटा क्षेत्रफल से, यही आएगी, और इसके ऊपर A। और घनत्व के लिए क्या होता है? m1L की पावर -3, और इसकी पावर कितनी बच्चों? B। सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अन्य की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा L1 T की पावर -1। क्या इसमें द्रव्यमान है? नहीं है, तो m की पावर 0 भी लिख दो। अब देखो m की पावर A, L की पावर -A और T की पावर -2 है। इधर से देखेंगे तो m की पावर B और L की पावर -3B। एक साथ लिखो, द्रव्यमान 2 बार है तो हमने लिखा m और इसकी पावर कितनी? A+B। फिर लंबाई भी 2 बार है, L -A और -3B, लेकिन T एक बार ही है, -2 है, तो तुलना सबसे पहले T से करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा m0L1 T की पावर -1।
तुलना किससे, टी से करो। टी से अगर तुलना करोगे तो -1 और इधर कितना है माइनस का 2a, तो माइनस का 2a बराबर होगा किसके, माइनस के 1 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2a बराबर कितना 1, a बराबर कितना 1/2। बताओ भाई a का काम हो गया क्या। अब क्या निकालना है, b निकालना है। देखो b किससे जल्दी निकलेगा, इस m वाले से। तो m वाले से करा तो क्या मिला, a प्लस बी बराबर 0, तो फिर b बराबर क्या, माइनस का a बच्चों। तो b बराबर a की जगह कितना, माइनस का 1/2 लिख दूँ क्या। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। बताओ भाई इसमें उतारूँ नहीं उतारूँ, उतार दूँ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू के p की पावर a मतलब 1/2 और d की पावर b मतलब माइनस का 1/2। माइनस को नीचे लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा k p की पावर 1/2 और नीचे d की पावर 1/2। और 1/2 को क्या लिखते हैं बताओ, मैंने बताया था आपको, अंडर रूट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं p/d। ये है ध्वनि की चाल, ये ध्वनि की चाल का सूत्र आ गया। a और b का मान कितना है, 1/2 और माइनस का 1/2, यही हुआ। ठीक, चलो जब आप सॉल्व करते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इस k का मान 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1। तो फाइनली न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो p/d था अंडर रूट में। ठीक, लेकिन ये कब, इतना करके आओ एग्जाम के लिए तो इतना ही सही है, लेकिन ये सेल्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये होता है कब, जब k का मान कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। जितने सवाल हो सकते थे वो सारे मैंने आपको करवाए, जितने सवाल हो सकते थे वो सारे करवाए। इसको उतारो एक बार के लिए। अब जो नीट का क्वेश्चन आ चुका है वो मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, जल्दी से उतारो। जल्दी से इस चीज को उतारे बच्चों। चलो, ये क्वेश्चन मेरे को इंग्लिश के बुक से मिला था तो मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, लेकिन इसे ट्रांसलेट कर दूंगा मैं हिंदी में। अब ये स्पोर्ट जो है वो गहरे होते जा रहे हैं। हाँ भाई हो गया, चलो काम करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द टाइम पीरियड of an object doing SHM is presented as T is equals to K P D S A B C, कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड जो है वो इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, वेयर P is pressure, D is density and S is surface tension। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखो हिंदी में समझाता हूं कि किसी सरल आवर्त गति, SHM मतलब सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्त काल निम्न सूत्र पर निर्भर करता है। और इस सूत्र में T तो टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल हो गया, P दाब है, D घनत्व है और S प्रस्थ तनाव है। ये क्या हुआ, दाब हुआ,
ये क्या हुआ, घनत्व हुआ, और ये हुआ पृष्ठ तनाव। क्या है बच्चों, पृष्ठ तनाव है। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दाब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F/A होता है। मैं आपको विमा निकालने के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी से निकाल देना इसकी विमा रफ में। घनत्व के लिए क्या होता है, M/V होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रफ का काम बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जल्दी से विमा निकालो। और सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला होता है F/L, बल बटा लंबाई। ठीक है, जल्दी से काम करो, विमा निकालो। आपको पूछा क्या है, ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ कैसे काम करेंगे। हमने देखा टी आवर्तकाल है, T1 ही होगा। ठीक, के की कोई विमा नहीं है, छोड़ दो। चलो पी के ऊपर आओ, दाब। दाब की विमा शायद आपने ऐसे निकाली होगी, M1L-1 T की पावर -2। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, है ना। और इसकी पावर कितनी, A। फिर घनत्व, घनत्व के लिए हमने लिखा M1L की पावर -3। ठीक, घात कितनी, B है बच्चों, पावर B है। और फिर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, F/L, M1L0, तो L0 लिखने की जरूरत नहीं है, T की पावर -2। बताओ मेरे हिसाब से यही है क्या, A B, यहाँ पे C दे रखा है। देख लो एक बार के लिए, पृष्ठ तनाव के लिए जहां तक मेरा विचार है यही है, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए जल्दी से काम करते हैं, एडजस्ट करो भाई। m की घात a, l की घात -a और t की घात -2a। फिर यहाँ पे देखो m की घात b, l की घात -3b। यहाँ पे देखो m की घात c और t की घात -2c। बताओ भाई यही रामायण बैटरी है क्या, यही बैटरी। देखो बहुत बड़ा हो गया, तो सवाल नीट में आया तो स्टैंडर्ड का ही है ना। चलो देखो m के साथ में आओ, m की घातें कितनी है, a b है, b b है और c b है। तो हम इसे लिखेंगे कुछ ऐसा, m की पावर a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब l पे आओ, l पे क्या है, एक माइनस की a है, एक माइनस की 3b है, और आगे नहीं दे रखे। t पर आओ, माइनस का 2a और माइनस का 2c। इतनी तो घातें दे रखी हैं, और ये किसके बराबर है, तो आप गौर करोगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, सॉरी t की पावर 1, -1 कहाँ से होगा। ठीक, ये लो, इस वाली चीज से निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो, देखो तरीका देखो कैसे काम करना है। तो मैं बोलूँगा इससे और इससे मेरे हिसाब से शायद काम हो जाना चाहिए। देखो काम करते हैं कैसे, m की तुलना करो। तो m की तुलना के लिए हमने लिखा a प्लस b प्लस c बराबर कितना है, 0। ये m की तुलना से था। फिर t की तुलना देखो, t की तुलना में है -2a और -2c इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1 है। ठीक, -2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, a प्लस सी बराबर कितना बच्चों, 1। तो a प्लस सी कितना हुआ, a प्लस सी बराबर कितना, -1/2। अरे ये 2 कहाँ चला गया, नीचे चला गया इसके, और तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो a प्लस सी की जगह कितना रखूँ, -1/2। किसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह। तो प्लस b लगाऊं, बराबर कितना, 0। तो b की वैल्यू कितनी, +1/2। बताओ भाई दिक्कत है क्या हुई, b का काम हो गया। ठीक है, b का काम जैसे ही हुआ, अब आ जाओ यहाँ पर l पर, l से तुलना करो, -a और -3b इज 0 है, यही है। ठीक, चलो -a इज +3b हो गया क्या, इसको उठा करके उधर पटका। b का मान कितना, 1/2। तो -a इज 3 × 1/2, तो a इज कितना हुआ, -3/2। लो a का मान भी आ गया, a आ चुका है, b आ चुका है। बताओ भी c आएगा नहीं आएगा, देखो कैसे, a -3/2 प्लस c बराबर -1/2। तो c बराबर कितना हो, इसको उठा करके दूसरी तरफ लेके आओ। 3/2 में से -1/2 घटाओ, कितना, सॉरी -1/2 करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, गौर कीजिए, पावर a की वैल्यू कितनी, -3/2, b की वैल्यू कितनी, 1/2,
और C की वैल्यू कितनी 1। ये वाला ऑप्शन हमें चूज करना था जिसमें ये चीजें दे रखी है। ठीक, इस तरीके से सवाल होगा। उसे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं थी, वो तो पहले ही दे दिया उसने। ठीक, उसे तो ABC की मान देखना था कि ABC का मान आता क्या है, ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, चलो उतारो। ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल है और आया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा। आया था, नहीं से आया था? चलो आगे करें क्या? आगे भी बहुत सारे सवाल हैं और अच्छे अच्छे पैटर्न के सवाल हैं बच्चों। एक पैटर्न और मैं बताता हूं और इसके भी एक आध सवाल हम कर लेंगे। पहले इसे उतारो। हाँ भाई, समझ में तो आ रहा है ना? चलो ये वाला सवाल देखो, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। सवाल क्या बोल रहा है? यदि, समझना, यदि ऊर्जा E, वेग V, कैपिटल V लिख रहा हूं, तथा समय को कैपिटल T मूल मात्रक के रूप में माना जाए तो पृष्ठ तनाव को उस पद्धति में प्रदर्शित किया जाएगा। और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में वो फॉर्मेट दिया हुआ है जिस तरीके से आप पृष्ठ तनाव को लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रिक लगाना था कि कौन सा सही है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ऊर्जा मतलब E, वेग मतलब वेलोसिटी हो जाएगा और समय का मतलब टाइम हो जाएगा, है ना। एनर्जी, ऊर्जा का मतलब ये नहीं एनर्जी। और ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम के अंदर ये बेसिक क्वांटिटीज हो गई, तो उस यूनिट सिस्टम में आपको किसको लिखना है? पृष्ठ तनाव को लिखना है, सरफेस टेंशन को लिखना है। तो पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए? इन सभी की विमाएं पता होनी चाहिए। तो मैंने सवाल को जल्दी से करने के लिए ऊर्जा की विमा लिखी m1L2 t की पावर -2, ये मेरे को पता थी। वेग की विमा क्या होती है? L1 t की पावर -1 और समय की विमा होती है t1, ये पता था। ठीक, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हो। अब आप क्या करो बच्चों, अब आप लिखो कि पृष्ठ तनाव चाहिए आपको, सरफेस टेंशन, S लिख देता हूं। क्या होता है? F/L होता है, दुनिया में सभी को पता है। ठीक, अब या तो आप F को इनके कन्वर्जन में डालो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं भैया, मैं लिख सकता हूं कि बल को मैं ऊर्जा के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं या कार्य के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं। कैसे भाई? आप सभी को पता है W इज इक्वल्स टू Fx होता है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W डिवाइडेड बाई x होगा। क्लियर है? दुनिया में सभी को पता है ऐसा होगा। ठीक, W की जगह अपन E भी लिख सकते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा क्या होती है? समान होती है। ये एक कॉमन सेंस वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पर हम जल्दी से कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो हमने बोला कि मैं इस F की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? W/x, और W/x की जगह, और ये तो L तो आ ही रहा है, इस W की जगह मैं और क्या यूज कर सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ E।
क्योंकि इन दोनों की विमा समान है। और ये x और l ऐसा कैसा लिख दूँ, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ई तो आ गया क्या, आ गया इस एस के फॉर्मूले में, प्रश्न तनाव के फॉर्मूले। चलो अब अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, समझना इस चीज को, इससे नीचे वाले भाग को टी स्क्वायर से गुणा और टी स्क्वायर से ही भाग लगाया जाए, तो ये वाला तो टी स्क्वायर इनके भाग में, ये टी स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ई बटा, समझना ये भी दूरी है तो एक्स बटा टी, और ये भी दूरी है एल बटा टी। ठीक, और यहाँ पर ये किससे गुणा हो रहा है, टी स्क्वायर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये सोचो दूरी बटा समय, ये भी वेग की विमा है, ये भी लंबाई बटा समय, ये भी वेग को ही प्रदर्शित करेगा एक तरीके से। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा हुआ, ई में डिवाइड जा रहा है वी का और टी का, टी स्क्वायर का। मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर टी स्क्वायर। बताओ भी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं। ठीक, तो उस मात्रक पद्धति में एस प्रश्न तनाव लिखा जाएगा ई वी की पावर -2 टी की पावर -2, ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आई क्या? आपको जल्दी से जितने फॉर्मूला आपको पता है वो सारे थोप दो और जैसे भी हो सके एस का फॉर्मूला बनाओ। किसके पदों में? इन तीनों के पदों में एस का फॉर्मूला जुगाड़ लो। मेरा तरीका ये है, आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, ये आपका लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बस पता चला, मैंने जल्दी से काम करना चालू किया और ये एंडिंग रिजल्ट ये देखा। ठीक है, चलो उतारो इस चीज को, ये सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों, नीट में पूछा जाने वाला सवाल है ये। जल्दी से उतारिए इस चीज को, जल्दी से उतारो। और एक ऐसा ही सवाल मैं आपको दे देता हूं ताकि आप घर से कर पाएं और वो फिर अपने लिए लास्ट होगा। सवाल आप लिख सकते हैं, पहले इसको उतार लो। हो गया ये? सवाल लिखूं? चलो इसके नीचे ही मैं सवाल लिख देता हूं। क्वेश्चन जो आपको करना है, और उम्मीद करता हूं इसका सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा, क्या है भैया? वेग, समय तथा बल, वेग को v से, समय को t से तथा बल को f से, को मूलभूत राशि माना जाए, मूलभूत राशि माना जाए तो द्रव्यमान को व्यक्त किया जाएगा, तो द्रव्यमान को व्यक्त किया जाएगा। कैसे व्यक्त किया जाएगा? चलो मैं इस सवाल को करवा ही देता हूं, रामायण खत्म करते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों। सबसे पहले तो इन सभी की विमा साइड में लिखो, वेग की, समय की और बल की विमा जल्दी से लिख लो। हाँ भाई, वेग क्या? L1 t की पावर -1, समय तो सभी को पता है t1, और बल F = m1 L1 t की पावर -2। यही है क्या? चलिए अब देखो इनके पदों में द्रव्यमान कैसे लिखूं। तो देखो मैं कुछ ऐसा समझता हूं, F = होता है ma और ये होता है m, त्वरण क्या होता है? dv/dt। चलो आपको अब भी नहीं पता होगा लेकिन बाद में पता चलेगा कि वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। ठीक, मैं अभी इसे सवाल को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से लिखूंगा, तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, v और उसमें t का भाग लगाओ, वेग में समय का भाग लगाओ, क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। देखो भाई m = क्या हो गया? Ft/v, भाग लगा दिया। फॉर्मूला ही तो बनाना था एक तरीके से, है ना? तो हमने जल्दी से फॉर्मूला बनाया। ये क्या हो जाएगा? f की पावर 1 है, या फिर f ऐसे लिख दूं, और t भी ऐसा का ऐसा, v ऊपर गया तो v की पावर कैसा? -1। ये द्रव्यमान ऐसे लिखा जाएगा। उन भौतिक राशियों के पदों में द्रव्यमान को ऐसे लिखा जाएगा, Ft v की पावर -1। ठीक है, ये एक तरीका है बच्चों द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का, यदि इन्हें मूलभूत राशियां मान लिया जाए तो सवाल बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको जस्ट फॉर्मेट देखना है, फॉर्मूला बनाना है और लगा दो उसे आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब इट। ऑलराइट, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।